दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो सेल करते वक़्त आपको एक सेल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। सेल एग्रीमेंट वो चीज़ होती है, जिसमें जो सौदा हम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में कितने में सौदा कर रहे हैं, कितना पैश की अमाउंट ले रहे हैं, कितने दिन बाद वापस बाकी का पैसा लेंगे, लोन से लेंगे या नहीं लेंगे। इस तरह की तमाम सौदे की शर्तें जो लिखी जाती है, उसको हम सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये सेल एग्रीमेंट जब हम सौदा तय करते हैं, तो उस सौदे को तय करते वक़्त बनाया जाता है और फिर तय अंतराल समय के बाद में हम रजिस्ट्री करवाकर उसका पूरा पैसा लेकर उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का कब्जा सुपुर्द कर देते हैं और उसके नाम से सेल डीड बना देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को जब सेल करते हैं और उसका सेल एग्रीमेंट करवाते हैं, तो उसमें एक टाइम की लिमिट डालते हैं कि इतने टाइम के बाद फलां पार्टी आपको बैंक लोन से या अपने बैंक अकाउंट से पैसा देकर इतने टाइम के बाद इस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लेगी और आपको पूरा पैसा दे देगी। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई टेक्निकल कारण आ जाते हैं, खरीदने वाले के घर में कोई मौत हो जाती है या किसी कारणवश उसका लोन नहीं हो पाता है, तो तमाम कारण की वजह से वो पार्टी आपको तय समय पर पैसा नहीं दे पाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ये होता है कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें जो बयाना लेते हैं या एडवांस के तौर पर राशि लेते हैं, तो आपको एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि फलां तय समय पर अगर खरीदार ने पैसा नहीं चुकाया, तो ये पैसा खाया पिया हो जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। और कई बार ये होता है कि बेचने वाला उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करता है और उसकी तय समय में रजिस्ट्री कराने से वो चूक करता है। तो ऐसे में खरीदार के क्या हक बनते हैं और अगर तय समय पर खरीदार प्रॉपर्टी का पैसा न दे, तो बेचने वाले के क्या अधिकार बनते हैं, वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। ऐसे केस में आपसी समझदारी से काम लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़कर आपस में समझौता कर लेना चाहिए। और अगर खरीदार ने चूक की है, खरीदार ने गलती की है, तो अगर मान लीजिए उसने आपको 2 लाख रुपए पेमेंट किया है, तो एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ होता है कि तय समय में अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो वो राशि जब्त कर ली जाएगी। लेकिन कानून की दृष्टि से अगर हम देखें, तो किसी भी राशि को जब्त करना अधिकार में नहीं आता है। तो आप समझौते के तहत 20,000, 25,000, 50,000 रुपया काटकर बाकी का पैसा उसको लौटा सकते हैं। वहीं अगर बेचानकर्ता कोई दिक्कत करता है, चूक करता है या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करता है और खरीदार उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए सहमत होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आमतौर पर सिस्टम है या चलन है, वो ये है कि उसको डबल देना पड़ता है। यानी कि जिसने एडवांस के तौर पर जितना पैसा लिया है, उसका डबल जुर्माने के तौर पर उसको देना पड़ता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से और कानून की दृष्टि से ये भी उचित नहीं है कि आप अगर आपने 2 लाख रुपया एडवांस लिया है और आप रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते, किसी भी कारण से अगर आपके परिवार में आपके भाई ने, माँ ने, पिताजी ने उस प्रॉपर्टी को बेचने से आपको मना किया है और किसी कारणवश आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते, तो डबल देने का कोई तुक नहीं बनता है। आप थोड़ा बहुत आपसी समझौते से उसको एडवांस के तौर पर जितना लिया है, उसके अलावा कुछ पैसा थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो आपको अगर प्रॉपर्टी आपने बेची है और आपका अब मानस बदल गया है और आप उस प्रॉपर्टी को अब नहीं बेचना चाहते, तो डबल लेने का और देने का कोई तुक नहीं बनता है। आप आपसी समझौते से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा राशि उसको देकर इस मैटर को क्लियर कर सकते हैं। वहीं अगर खरीदार कहीं चूक करता है और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री समय पर कराने के लिए पाबंद नहीं रहता है और वो उस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन में आप उसका पैसा जब्त नहीं करके थोड़ा बहुत पैसा काट के बाकी का पैसा उसको लौटा सकते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको शुरू में एग्रीमेंट में ही ये क्लॉज डाल देना चाहिए। खरीदार की तरफ से ये डाल देना चाहिए कि अगर खरीदार इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में तय समय के बाद आनाकानी करेगा, तो पेनल्टी के तौर पर उसको खरीदार को इतना रुपया देना पड़ेगा। और वहीं अगर खरीदार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में चूक करता है या तय समय पर पेमेंट देने में आनाकानी करता है, तो उसको पेनल्टी स्वरूप इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या इतना रुपया देकर इस डील को खत्म करना पड़ेगा। तो ये क्लोज आपको एग्रीमेंट में शुरू में ही डालकर उस पर सिग्नेचर कर देने चाहिए। दोस्तों, कई बार सिर्फ इस क्लॉज के नहीं डालने से बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। तय समय पर खरीदार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करा पाता है, तो बेचने वाला बार बार उसको ताकीद करता है, उसको परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है और कई बार बेचने वाला उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आनाकानी करता है। तो लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, बात कोर्ट तक पहुंचती है, पुलिस थाने तक पहुंचती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आपसी समझौते के तहत एक क्लॉज ये डाल देना चाहिए कि बेचने वाला या खरीदने वाला अगर गलती करेगा,
तो उनको जुर्माने के स्वरूप इतना रुपया देना पड़ेगा। ये चीज आपको एग्रीमेंट में मेंशन करवा देनी चाहिए। दोस्तों, एक प्रॉब्लम और ये आती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और प्रॉपर्टी को वो खरीदता है, तो उस वक्त प्रॉपर्टी खरीदने वाला तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करता, और वो जब बाद में बैंक लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक लोन देने की कंडीशन में बैंक वाले उससे तमाम तरह के चैनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तरह तरह के उससे कागजात मांगते हैं। तो आपको शुरू में जब प्रॉपर्टी की खरीद कर रहे हैं तो उस वक्त आपको तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। एक एक पेपर को चेक करके उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सुपुर्द कर देनी चाहिए कि ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स को उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से आपको मैच करा लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके सामने नहीं आए। कई बार चैनल डॉक्यूमेंट्स में बेचने वाले के पास सिर्फ रजिस्ट्री होती है, पीछे का कोई भी चैनल नहीं होता, और वो फोटोकॉपियां होती है, और वो उस सौदे की डील कर देता है, और खरीदने वाले को इस बात का पता नहीं होता। वो फोटोकॉपी लेकर बैंक में चला जाता है, और बैंक वाले ये सोचकर उसको लोन सैंक्शन कर देते हैं कि इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। और जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आता है और उस वक्त बैंक ओरिजिनल पेपर्स की डिमांड करता है, तो चूंकि आपके पास आपकी रजिस्ट्री ओरिजिनल है और बाकी के सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपियां हैं, तो उस टाइम आपके सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, और आपकी डील कैंसिल हो सकती है, आपको लाखों रुपए का घाटा हो सकता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को डील होने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर लिस्ट को बैंक को चेक करा देना चाहिए, या किसी लॉयर को चेक करा देना चाहिए। तो ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने वाले की तरफ से बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले को जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का वो इकरार करे, और जब एग्रीमेंट कराने की नौबत आए और आपको पेशगी देने की नौबत आए, तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल पेपर्स को चेक करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी के टोटल डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो हैं या नहीं है, उसमें अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है, पोजेसन लेटर है या नहीं है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पैसे भरे गए हैं उसकी रिसिप्ट है या नहीं है, वहाँ पे लीज भरी हुई है या नहीं है, और नोड्यूज निकाय से लिया गया है या नहीं है, पट्टा ओरिजिनल है या नहीं है, या कलर कोई कॉपी तो नहीं है। ये तमाम सारे दस्तावेज आपको देखकर उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको बैंक से ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, और रजिस्ट्री के टाइम बैंक को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो ये सारी प्रिकॉशन पहले करने से आपको बाद में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और बाद में आपकी डील खटाई में नहीं पड़ेगी, आपका सौदा पार हो जाएगा। दोस्तों, कई बार कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है, तो बेचने वाला जब एग्रीमेंट करवा के दे देता है, और जब तय समय पर रजिस्ट्री नहीं होती, या तय समय पर पेमेंट नहीं होता, और तय समय पर जब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती, तो विवाद होता है। तो विवाद होने की कंडीशन में कई मुश्किलों का सामना प्रॉपर्टी बेचने वाले को करना पड़ सकता है, और वो मुश्किलें ये होती है कि मान लो प्रॉपर्टी बेचने वाला किसी अन्य सिटी में रह रहा हो, प्रॉपर्टी खरीदने वाला किसी और सिटी में रह रहा हो, और आपका एग्रीमेंट किसी अन्य सिटी में बना हो, और आपकी प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हैं वो किसी और सिटी में हो। तो ऐसी कंडीशंस में जब विवाद होता है तो सबको अलग अलग जगहों से कोर्ट में आना पड़ता है। विवादित प्रॉपर्टी की जगह पे उसी सिटी में वो केस आगे चलता है। तो ऐसी कंडीशन में तमाम लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे और बार बार परेशान होना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको ये लिख देना चाहिए, ये उस एग्रीमेंट में क्लॉज डाल देना चाहिए कि इस संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का विवाद अगर हुआ तो उसका कोर्ट इस सिटी में ही रहेगा जहां पर यह सिटी स्थित है, या जहां पर कि मैं रहता हूं। इस तरह का एक क्लॉज आपको एग्रीमेंट में डाल देना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की किसी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और रह जाती है, और वो ये है कि आपने किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए जब तक आपने पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराएं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के भी झांसे में आकर या विश्वास में आकर प्लॉट की रजिस्ट्री करवा देते हैं, और उसके बाद आपको वो पेमेंट पूरा नहीं मिलता या कुछ विवाद हो जाता है, तो आपको वहां पर नीचा देखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप अपना पैसे का हिसाब करें, और हिसाब करने के बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को करवाने की हाँ भरें। इसके अलावा एक चीज का आपको और ये ध्यान रखना है, जिस प्लॉट को या जिस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया है, तो उस प्रॉपर्टी का कब्जा आप खरीदार को पहले न दें जब तक कि आपकी रजिस्ट्री ना हो जाए, और जब तक कि आपको पूरा पैसा न मिल जाए।
उससे पहले उस प्लॉट का, उस प्रॉपर्टी का कब्जा आप किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को ना दें। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने देखा तमाम तरह की बातें जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।